Hi everyone, once again welcome on Biology One Shot. Dear Class 12 students, हम लोगों ने पिछले क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत कर दी है एंड ऑल्सो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पोर्शन अलॉन्ग विद दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया था. एज पर दी NCERT's डेटा एंड लिटिल बिट मोर एलाबोरेटिव और कुछ डायग्राम्स बना के हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा. अब आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पोर्शन को. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कई सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ डायग्राम्स भी बनाएंगे और NCERT के डेटा को थियोरेटिकली रीड भी करके समझेंगे कि हमने जो जो समझा है क्या हमारे को पूरे समझ में आ गया है, क्या NCERT में भी एग्जैक्टली सेम लाइन बाय लाइन जो लिखी हुई है वो हमारी माइंड में आ चुकी है. एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. हम बिगिन करते हैं. ओके, सो पुटिंग माई मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड क्योंकि टिडिंग टिंग बजने की आवाज आई थी. ओके, एनीवेज, तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी हमारी NCERT ने कई सारे डायग्राम्स दे रखे हैं, तो वो डायग्राम्स को हम देखते हैं पहले. तो हमारे पास में एक है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल पेल्विस शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बच्चों, सेक्शनल व्यू में फिर से ये बात है साइड व्यू की. ठीक है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी द साइड और सेजाइटल सेक्शन बोलते हैं इसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में. तो ये आपको साइड व्यू नजर आ रहा है. अच्छा, साइड व्यू समझ लीजिए, लेकिन डायग्राम जो हम बना के देखेंगे बोर्ड पे वो हम लोग फ्रंट व्यू का समझते हैं, ज्यादा इजी तरीके से समझ में आता है. उसका रीजन मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था कि ह्यूमन की बॉडी में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है. तो राइट एंड लेफ्ट में किस तरीके से ऑर्गन्स प्रॉपरली ओरिएंटेड है ये हमें फ्रंट व्यू में ज्यादा बेहतर समझ में आता है व्हेन कंपेयर टू द लेटरल व्यू. ठीक है, सो बट इन केस इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू कि आपके क्लास 12 के टर्म 1 टर्म 2 या एग्जामिनेशन के अंदर जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें डायग्राम आ जाए. ठीक है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस बोथ द डायग्राम्स इन योर कॉपी. और अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आई विल बी टेकिंग वन सिंगल सेशन फॉर लाइक 2-3 मिनट्स ऑन डायग्राम मेकिंग ओनली, जिसमें कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के कैसे देखिए फटाफट से, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं. ठीक है, तो वो सेशन भी मैं आप लोगों के लिए रखूंगी एक दिन. चलिए अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं. तो इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, ये बॉडी की वेंट्रल साइड है, मतलब कि आगे का हिस्सा, और ये बॉडी की डोर्सल साइड है, मतलब कि पीछे का हिस्सा. ठीक है, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हमें कुछ और सिस्टम्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि रेक्टम दिख रहा है मुझे, एंड रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. तो रेक्टम जो है, क्या आप देख पा रहे हैं कि वो यूट्रस के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट है, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूट्रस के जस्ट आगे की तरफ प्रेजेंट है. मतलब कि काफी कॉन्स्ट्रिक्टेड सी नैरो सी स्पेस में दो ऑर्गन्स के बीच में दबा हुआ है यूट्रस एक तरीके से. ठीक है, तो यूट्रस जो है ये अकोमोडेट करता है एक फीटस को, एक बेबी को, व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट, राइट. तब अगर जब हम बात करेंगे कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया है एंड देयर इज अ बेबी इनसाइड, इट विल डेफिनेटली बी एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन द रेक्टम आल्सो एज वेल एज द यूरिनरी ब्लैडर आल्सो. दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर आता है. ठीक है, यहाँ डायग्राम से देखिए, इसके बारे में डिटेलिंग और मैं आप लोग को बताऊंगी. अच्छा, इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको, तो यू ऑल कैन सी दैट दिस इज यूट्रस, देन वी कैन सी दिस इज सर्विक्स एरिया, अ वेरी smaller portion, and this is the vaginal canal, and this is the vulva area. vulva area external genitalia को बोलते हैं बच्चों. इस डायग्राम में इतना ही दिख रहा है जिसमें कि क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आती. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस डायग्राम को डिटेल में करने की जगह हमेशा ही फ्रंट व्यू समझते हैं, जो ज्यादा बेहतर क्लैरिटी दे सके आप लोगों को. सो दिस डायग्राम विल बी द सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, दिस इज लाइक दिस सेक्शन, ऐसा सेक्शन है ये. इस प्रकार से सेंटर में से अगर सेक्शन लिया जाए तो कैसा हमें दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शनल व्यू सामने से देखेंगे तो. ओके, ये डायग्राम अपन बना के देखते हैं बच्चों. अब लास्ट क्लास में डायग्राम्स हम लोगों ने बना के देखे थे, तो इस क्लास में भी सारे डायग्राम्स बना के देखेंगे जो जो भी हमारे नोट्स में आने चाहिए. ओके, पहले डायग्राम्स बनवाऊंगी, उसके बाद में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में समझ लेंगे. तो अभी आप मेरे साथ साथ में, इफ यू ऑल वांट, यू कैन ड्रॉ, जस्ट वेट फॉर लाइक
1 or 2 seconds हो गए, 1 or 2 minutes before proceeding with the diagram, है ना? ओके, इससे ज़्यादा बेहतर बनाते हैं अपन, थोड़ा इजी हो और एरर होने के चांसेस कम हो, इसलिए हम उसको इनसाइड आउट बनाते हैं. इनसाइड आउट में विल बी टेकिंग डिफरेंट कलर. ओके, देखो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मेकिंग इट इनसाइड आउट, मतलब कि यूट्रस के इनर मोस्ट पोर्शन से मैं ले रही हूँ उसको. अरे लाइक दिस. इसमें क्या होता है, एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं जब अपन ऐसे करके बनाते हैं. तो ये देखो, अब तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको ड्रॉ करना. इसमें हमें विड्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे ये डक जो मैं बना रही हूँ थोड़ी सी पतली बना रही हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा ब्रॉडर एरिया बनाऊंगी मैं यहाँ पर, ठीक है? और फिर ये ऐसे. सेम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस यूट्रस. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अभी हाफ ही कंप्लीट हुआ है, पूरा बनाते हैं इसे. इसके बाद में आती है यहाँ पर अटैच्ड ओवरीज. सो ओवरीज विल बी ड्रॉइंग हियर एंड लाइक दिस. आप लोग बोलेंगे मैम ओवरी को तो यहाँ चिपका के बनाना चाहिए ना ऐसे करके, पर ऐसे नहीं है बच्चों, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है. एक्चुअली में अगर मैं समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल ये फैलोपियन ट्यूब का ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप स्ट्रक्चर है, तो ओवरी का लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट, इतना दूर होता है. ये फिम्ब्रे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ से एग जो रिलीज होता है बीच में स्पेस में, उसको कैच करने की ट्राई करते हैं. तो कैच करके फिर दे विल बी कैचिंग इट लाइक दिस, राइट? तो मतलब ये है कि ये बिल्कुल चिपका हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज हैविंग सम गैप इन बिटवीन, और वो गैप को हमें समझना है, इट इज प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो ये ओवरी हो गया. अभी ओवरी, अब फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि ये एक ह्यूमन की बॉडी है फीमेल की, और ये उसकी पेल्विक एरिया के अंदर सिचुएटेड है ये पूरा स्ट्रक्चर. तो अगर मैं बोलूं कि बैक साइड की वॉल, तो मतलब कि अगर हम आगे से देख रहे हैं तो पीछे की वॉल ये वाली हो गई ऑब्वियसली. तो आपको मैं कुछ समझा रही हूं, उधर देखिए, यहाँ से ओवरी जो है वो पीछे या बैक वॉल पर भी अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द लिगामेंट्स, और इन लिगामेंट्स को बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट. ठीक है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है जो कि ओवरी को पोस्टीरियर या बैक वॉल से कनेक्ट करके रखते हैं. इसी के साथ साथ में ओवरी कनेक्टेड होता है विथ यूटरस ऑल्सो, कनेक्टेड इन द सेंस अटैच्ड टू. ठीक है, ये जुड़ा हुआ है यूट्रस के ऊपर भी विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द लिगामेंट्स, एंड दीज लिगामेंट्स आर कॉल्ड एज यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट्स. ठीक है, ये हुआ, इतना डायग्राम है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ठीक है, इसकी लेबलिंग देखते हैं अब हम लोग. सो लेबलिंग में क्या क्या आएगा, लेट अस टेक वन सिंगल कलर फॉर लेबलिंग ऑफ एवरीथिंग हियर. सो दिस इज द यूट्रस एरिया, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द ओवरी, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वेजाइना. ठीक है, शुरू करते हैं ओवरी से. दिस इज ओवरी, ओके, विच इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इसके बाद में क्या आता है, ओवरी के अटैचमेंट्स देखते हैं. तो ओवरी का अटैचमेंट एक तो ये दिख रहा है हमें, दिस इज नोन एज यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट, जिसको कि एनसीईआरटी सिर्फ ओवेरियन लिगामेंट लिखती है. फिर ये जो पीछे का लिगामेंट दिख रहा है हमें, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट.
जिसकी मदद से अटैच होती है ओवरी ऑन द पोस्टीरियर abdominal वॉल, सस्पेंसरी लिगामेंट। देन ये आ जाते हैं हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी लेबलिंग अपन ऑपोजिट साइड वाले फैलोपियन ट्यूब में कर लेंगे। फिर ये आ जाता है यूट्रस, फिर ये आ जाता है सर्विक्स, और ये वजाइना। ओके, नाउ vaginal inside canal portion of vagina will be showing the presence of folds। तो क्योंकि वहां पर folds होते हैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे अपन रफ बना सकते हैं ताकि फोल्ड्स की प्रेजेंस वजाइनल कैनाल में दिख सके। तो ये हुआ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर माइनर डिटेलिंग देखें तो जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स क्या क्या ये देखते हैं। सो ये जो ब्रॉडर हिस्सा है बच्चों, इतना फनल के जैसा दिखने वाला इतना हिस्सा, ठीक है, इस एरिया का नाम होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के अंदर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। तो फिम्ब्रे आर द पार्ट ऑफ फिम्ब्रे और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट, ठीक है। फिर ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है, this one is called as ampulla। this is a little broader area, this is called as ampulla। बच्चों जो लेबलिंग में गलती से करने वाली थी अभी यहाँ पर, ये एम्पुलर इस्थमस जंक्शन होगा, इसको अपन लेबल नहीं करेंगे, हम एम्पुला को लेबल करते हैं जो कि थोड़ा वाइड एरिया दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है नैरो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है इस्थमस, तो इसको भी इधर ले जाके लेबल करते हैं, ये है इस्थमस, नैरो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर इस्थमस, ठीक है। ये तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? ऑल ऑफ दीज थ्री टुगेदर आर कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। ये तीनों को मिलाकर कहते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। पहला हो गया इनफंडिबुलम जिसमें कि फिम्ब्रे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दूसरा हो गया एम्प्यूला जो कि एक वाइडेंड एरिया है। तीसरा हो गया ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इस्थमस जो कि कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से ओवरी को यूट्रस से, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब पूरा ही कनेक्ट कर रहा है ओवरी को यूट्रस से, ऐसा हम मान सकते हैं। ओके, अब आता है यूट्रस वाला पोर्शन। तो यूट्रस वाले हिस्से के अंदर भी हमें यूट्रस की वॉल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है ये देखना है। अच्छा, इसके अलावा यूट्रस का जो ये हिस्सा है इसे बोलते हैं फंडस एरिया। इतना पोर्शन इसे बोलते हैं फंडस एरिया। फंडस एरिया को मानते हैं कि दिस इज द बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब जब जाइगोट फॉर्म होगा और वो जाइगोट आएगा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल करके ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी है तो आपको ब्लास्टोसिस्ट मालूम है। तो अगर वो ब्लास्टोसिस्ट यहां पर इम्प्लांट हो जाए तो उसको बेस्ट माना जाता है क्योंकि यहां पर फिर ग्रोथ ऑफ फीटस सबसे बेहतर तरीके से अचीव हो सकती है। इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं फंडस एंड फंडस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब आते हैं अपन बात करते हैं वॉल ऑफ यूट्रस की। तो वॉल ऑफ यूट्रस में हम देखते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, वेयर टू राइट, वी कैन राइट इट हियर, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं एंड इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ये तीनों के अपन नाम यहां लिखते हैं, ठीक है। सो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज, एक सेकेंड, so outermost layer is called as perimetrium, then middle layer is called as myometrium and the innermost layer is called as endometrium,
और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दे ऑल आर टुगेदर मेकिंग द वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस की वॉल के अंदर की लेयर्स के अपन ने नाम देखे, सो वी कैन राइट देम हियर एज वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम। इसके अलावा और क्या है? अब आता है सर्विक्स। सर्विक्स ऑलरेडी एक नैरो हिस्सा दिख रहा है बच्चों, आप सब ये देख सकते हैं कि सर्विक्स के अंदर एक कैनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इस कैनॉल को हम बोलेंगे सर्विकल कैनॉल। सो दिस इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनॉल। और सर्विक्स की जो कैनॉल है ये वेजाइना को कनेक्ट करती है यूट्रस के साथ में, यूट्रस को कनेक्ट करती है वेजाइना के साथ में। ठीक है, तो ये कनेक्ट कर रही है इन दोनों चीजों को आपस में। सो वी कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिंग थिंग। ठीक है, सो इधर डायरेक्टली कनेक्शन के अंदर कुछ भी मस्कुलर स्फिंक्टर नहीं प्रेजेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यूट्रस के अंदर जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा बेबी का, तब सर्विक्स हमेशा क्लोज रहना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई सक्शन प्रेशर क्रिएट ना हो और बेबी जो है वो बाहर नहीं आ जाए। राइट, सो इसीलिए यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। यूट्रस और सर्विक्स के बीच में जो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस। और वेजाइनल कैनॉल और सर्विक्स के बीच में जो स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, और जो ये कैविटी प्रेजेंट है ये है वेजाइनल कैनॉल। ठीक है, और ये वेजाइनल ऑरिफिस जो है ये ओपन होगा वुल्वा में। तो वुल्वा का डायग्राम जब देखेंगे तब समझ में आएगा बेहतर तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्रामेटिक thing which we can make in a copy whenever we are trying to make the diagram of the female reproductive system. This much is minimum we need to make. Okay. इसके अलावा और चीजें अभी आएंगी जो कि डायग्रामेटिकली समझने की है और बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उनको भी हम समझेंगे। ठीक है, so this much if it is understood. I am changing this slide and if you want to take a screenshot please take it. Okay. अब आ जाओ तुम वापस इस डायग्राम पर देखो, तो मैं रियलाइज होगा अरे ये सब तो हमने बना लिया है, थोड़ा और एलाबोरेटिवली बनाया है इनफैक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देखो ये डायग्राम बनाना बहुत इजी हो जाता है अगर हम इसको इनसाइड आउट बनाते हैं तो, है ना। सो दिस इज ऑल द यूट्राइन फंडस, यूट्राइन कैविटी, सब चीज़ें हमने कवर कर ली है। एस्थमा, सैम्पुला, इनफंडिबुलम ये भी कवर कर लिया है। ओवरी हो गया है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सब हो गए हैं। हमारी डायग्राम में हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर लिया है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि यूट्राइन कैविटी, इसको अलग से नहीं भी लिखती तो भी इट इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट। ओके, अच्छा हमने यहाँ पर ये ऐसा बना के गलती करी बच्चों, ये सिस्ट लग रहा है वरना। ठीक है, अपन इम्प्लांटेशन के समय पर बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम जानते होंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, डन। अब ये हुआ, अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अपन थोड़ा बेसिक्स थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। डायग्राम बना लिया है तो लिख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या थे, वैसे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। Primary sex organ in the case of female reproductive system is one pair ovaries. ठीक है, इसका मतलब तो हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमीट एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, that is estrogen and progesterone। ये दोनों हार्मोन्स बनाएंगे। ठीक है, फिर आता क्या है, फिर आता है हमारे पास में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर आता है हमारे पास में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में बहुत सारे नाम लिखने होते हैं ना अपने को हमेशा, तो ज़्यादा स्पेस रखते हैं इसलिए। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं हमारे पास में एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ाऊंगी जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक्सेसरी डक्ट, जब हम एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो ओवरी ने बना लिया गैमीट और हार्मोन, तो बचा हुआ जो भी पोर्शन है वो डक्ट कहलाना चाहिए। मतलब कि फैलोपियन ट्यूब एक डक्ट है ना, मतलब कि यूट्रस भी पूरा एक डक्ट हो गया, मतलब कि सर्विक्स भी एक डक्ट हो गया, मतलब कि वेजाइना भी एक डक्ट हो गया। तो चारों डक्ट मालूम पड़ गई हमें कि कौन कौन सी है। तो वी कैन राइट इट वेरी सिंपली हियर, वन पेयर fallopian tube, one uterus, one cervix and one vaginal या वेजाइना। सिर्फ वेजाइना लिखेंगे, वेजाइनल कैनॉल वेजाइना के अंदर प्रेजेंट है, सर्विक्स के अंदर सर्विकल कैनॉल प्रेजेंट है। एक्सेसरी ग्लैंड, अभी जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही प्रोमिनेंटली हमने ग्लैंड्स देखे, जिसमें कि हमने देखा डायग्राम बनाया तो सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है, वन पेयर लीफ लाइक, फिर प्रोस्टेट प्रेजेंट है ट्राइंगुलर, फिर छोटे छोटे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनको हमने काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल नाम दिया। यहाँ पर कौन से ग्लैंड्स दिखे आपको? इसमें तो आपको कोई ग्लैंड्स नजर ही नहीं आए इस डायग्राम बनाते समय पर, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर कोई भी ग्लैंड्स हमें दिखेंगे नहीं। ओके, दे आर वेरी माइन्यूट इन स्ट्रक्चर, दे नॉट वेरी लार्जर इन साइज और वेरी विजिबल। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट ग्लैंड्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वो भी इसमें नहीं होते हैं, वुल्वा एरिया में होते हैं, और वुल्वा एरिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है। दैट मीन्स इस पूरे हिस्से में कोई ग्लैंड्स नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, गॉबलेट सेल्स तो पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को लाइन कर ही रहे होंगे, पर उनके अलावा कोई स्पेसिफिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स इस एरिया में तो नहीं दिखेंगे। इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वुल्वा, तो वुल्वा एरिया में है वो, इसलिए इस डायग्राम में दिखे नहीं। उनके नाम क्या होते हैं? सो दे आर कॉल्ड एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जिन्हें हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, और ये होते हैं वन पेयर, और एक होते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इन्हें बोलते हैं पैरायूरिथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ स्किन, स्किन नहीं, हाँ स्किन, स्किन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, स्किन बोला इसको, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर। अच्छा, एक बात और है कि एक्सटर्नल ग्लैंड जो है, इसमें हमने एक ग्लैंड नहीं लिखा क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंदर पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेंट है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नहीं प्रेजेंट है, थोरैसिक एरिया में प्रेजेंट है मैमरी ग्लैंड्स, फिर भी वो पार्टिसिपेंट है, एंड दे विल बी कॉल्ड एज एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हम यहाँ लिखते हैं वन पेयर मैमरी ग्लैंड। में अलग कलर में क्यों लिख रही हूँ आप समझना, रीजन इसका ये है कि ये जो है प्रेजेंट नहीं है डायरेक्टली इनटू द सिस्टम, ये बाहर है लेकिन तब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट कहलाएंगे। सो वन पेयर मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, सो दीज आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स। फिर आती है बात एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक कॉपुलेटरी ऑर्गन था पीनस, और फीमेल सिस्टम में क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है उसे हम बोलते हैं वुल्वा। ठीक है, सो वी विल बी सेइंग इट एज वुल्वा, वुल्वा। तो ये पूरे चार्ट कंप्लीट हुआ।
कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी आप लोगों को जो हमने डायग्राम बनाया उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बहुत इजीली नजर आ गए, एक्सरी डक्ट बहुत इजीली नजर आ गई, एक्सरी ग्लैंड्स नजर नहीं आए और एक्सटर्नल जेनिटलिया भी नजर नहीं आया है। इनके स्पेसिफिकली सेपरेट डायग्राम्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हमारे माइंड में इनके इमेजेस आने वाले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, बेसिक थिंग्स विच वी हैव सीन राइट नाउ। थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे तब जाके समझ आएंगी बातें, ठीक है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा एक बात अपन ये समझते हैं, जब हमने चैप्टर की बिगिनिंग करी, शुरुआत जब चैप्टर की तो हमने क्या बोला कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले स्टेप हमने बोले गैमीट फॉर्मेशन होना चाहिए, गैमेटोजेनेसिस, फिर इनसेमाइनेशन होना चाहिए, मतलब कि स्पर्मेटोजोआस ट्रांसफर फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। थर्ड आता है क्या, तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इसके बाद में आता है हमारे पास में इम्प्लांटेशन, इसके बाद में आता है हमारे पास में फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन, देन जेस्टेशन मतलब कि प्रेगनेंसी, एंड इसके बाद में पार्चुरेशन। बच्चों ये चारों स्टेप्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होने वाले हैं। इसका मतलब कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के फैलोपियन ट्यूब हिस्से में होगा, इम्प्लांटेशन यूट्रस हिस्से में होगा, ठीक है। जेस्टेशन या प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल के 9 मंथ 266 डेज के ड्यूरेशन को हम बोल रहे हैं, जिसके अंदर फीमेल प्रेग्नेंट है एंड शी इज बेयरिंग अ फीटस इनसाइड हर बॉडी, वो भी फीमेल की बॉडी में हो रहा है। पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ बेबी भी फीमेल की बॉडी से ही हो रही है। तो 4 मेजर स्टेप्स तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती हैं, इसलिए कंपैरेटिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटीज। और हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा when compared to the males, because they have to keep a baby inside, they have to nurture it, ठीक है, और फीटस को न्यूट्रिशन देना और उसको एक पूरा प्रॉपर कन्वर्ट करके बाहर निकालना है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। अच्छा, अब हम यहां से देखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की आपको समझ में कब आएगी, जब अपन पढ़ेंगे कि मैम इम्प्लांटेशन हो गया, अभी सिंपल लग रहा है मैम, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है सिस्टम, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तब मालूम पड़ती है जब आप पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन वाला पोर्शन में, आप सारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को पढ़ने चालू करते हैं, तब बोलते हैं क्या है ये, क्योंकि वहां पर मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रोला और पता नहीं क्या क्या टर्म्स आपके सामने आएंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये सारे कोई चीज पढ़ी नहीं, बिकॉज उसमें हो नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। तो अब देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct, oviduct मतलब कि fallopian tube, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region। ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही बात कर ली थी कि reproductive system जो है majorly will be located in the lower abdominal area, also known as pelvic area, ठीक है। These parts of the system along with a pair of mammary glands which is not present inside the female reproductive system but still is a part of the female reproductive system, ठीक है, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। ovulation माने कि formation of ovum या egg cell, fertilization माने कि fusion of sperm and ovum, pregnancy that is gestation, birth of the baby that is parturition, and child care, that means even after the child has taken birth the female's responsibility will not be ending, right? So they have to nurture that baby also, and that time frame will be called as lactation period, ठीक है। lactation is a post birth event we can say, है ना। तो अब आते हैं हम यहाँ पर, ovaries are the primary female sex organs, यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो डायग्राम पढ़ाया उससे ही पढ़ा, अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं। अब हमने जो डायग्राम देखा था वो ये था, ये हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है वो डायग्राम। तो ये है हमारे पास में 1 पेयर ओवरी, तो ये एक ओवरी दिख रही है बच्चों, ये दूसरी ओवरी दिख रही है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें पढ़ाऊंगी, उसके बाद ही हम थ्योरी रीड करेंगे ताकि बहुत सारा एक ही बार में कवर अप हो जाए। पहले तो ये देखो, ये डायग्राम भी बनाना मत कॉपी में, डोंट मेक दिस डायग्राम, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तब मैं आपको पूरा ओवरी का डायग्राम बना के दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट right now, just understand this, if you are still willing to make it then make it, not an issue, but आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, जब हम बनाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मैं ओवरी का पूरा डायग्राम समझा देती हूँ उसमें। देखो, तो आपको क्या दिख रहा है ओवरी के डायग्राम में, एक थिन एपिथेलियम है,
बाहर पे, थिक नहीं बोलेंगे आप, बहुत थिन सी है, ये थिन एपिथेलियम है जिसके अंदर ओवरी के सारी एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है। तो ये एक थिन एपिथेलियम सराउंडिंग द कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज ओवेरियन स्ट्रोमा। तो इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। कहीं पे लिखा नहीं है इन्होंने, नहीं लिखा, हम लिख देते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। अच्छा, ओवेरियन स्ट्रोमा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज द सेंट्रल पोर्शन which contains blood vessels and some of the stem cells here, and one part can be this area, ये पूरा, where the ovarian activity, especially follicular growth, egg cell formation and etc. are taking place here in the peripheral area, side वाले portion में, ठीक है। तो जो बीच का हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेड्यूला पोर्शन, एंड साइड का जो पोर्शन है हम बोलते हैं कॉर्टेक्स पोर्शन, ठीक है। सो कैन वी से ओवरीज का मतलब, अच्छा डायमेंशन की भी बात करते हैं, तो ओवरीज कितनी लंबी होती है, तो 2 to 4 सेंटीमीटर ओनली, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटी हैं इन लेंथ, सिर्फ 2 से 4 सेंटीमीटर, और आमंड के शेप की होती है, बादाम जैसी, और बादाम के साइज की भी है क्या, क्योंकि 2 से 4 सेंटीमीटर उतना ही हुआ ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा कैलिफोर्निया आमंड ले लो, अपन ने पानी में भिगो दिया, उतनी ही बड़ी हुई ना ओवरी, ओके। तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, वेरी स्मॉलर लेंथ, एंड आमंड शेप्ड ओवरीज हैव वेरी थिन एपिथेलियल वॉल सराउंडिंग इट, ठीक है। देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी कॉल्ड एज ओवेरियन स्ट्रोमा, इन विच ऑल द फॉलिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। द ओवेरियन स्ट्रोमा कैन बी डिवाइडेड इनटू द ओवेरियन medulla and ovarian cortex. In the ovarian cortex area, all the follicular activities are taking place, and in the ovarian stroma, there is a rich blood supply and stem cells are present. This is all, ठीक है। तो ये हुई बात ओवरी की, इतना ही पढ़ते हैं अभी अपन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फॉलिकल्स में क्या हो रहा है, कौन सा फॉलिकल ग्राफियन है, कौन सा क्या है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है ना, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में अपन जा रहे हैं, है ना। अदरवाइज नीट वाले सीक्वेंस में पहले ही सब पढ़ा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी को अपन छोड़ देते हैं। देखिए तो, लेकिन एक्चुअली क्या है, सीक्वेंस ये होना चाहिए ना। तो कई बार इस चीज़ को रेक्टिफाई करती हूँ कि जब हम नीट के लेवल पे सोचते हो, नीट इज नॉट अ वेरी बिग लेवल, इट्स वेरी सिंपल लेवल, एनसीईआरटी लेवल, बट द फैकल्टीज एज वेल एज स्टूडेंट्स प्लस द टेस्ट सीरीज मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और वो उसको इतना टफ बना के और एंड तक टफ पढ़ते जाते हैं, एंड फाइनली रियलाइज होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, एनसीईआरटी की लाइंस आई थी, नीट में पूरा एनसीईआरटी पूछा था, और हमने तो वो पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा बहुत डिटेल वाला। दिमाग है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में जाते हैं तब हमारे दिमाग में आती है, अरे नहीं यार ये लॉजिक इस्तेमाल होगा, क्योंकि फलाना टेस्ट सीरीज में तो ये वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर था, क्योंकि टीचर जी ने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ऐसा कई बार होता है, और फिर बात ये हो जाती है कि आप लगा के आते हैं वो आंसर जो आपने सोचा कि कॉन्सेप्चुअली होना चाहिए, बहुत दिमाग लगा के, और एग्जामिनर ने बोलता है एनसीईआरटी वाला आंसर चाहिए था। अरे बाबा, तो ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। वी नीड टू स्टडी एनसीईआरटी वेरी थॉरोली फॉर दिस, ओके। सो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम and several steroid hormones known as ovarian hormones. Name were progesterone and estrogen. The ovaries are located one on each side. That means one is on the right side, one is on the left side. ठीक है? In the lower abdomen, each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus. Pelvic wall means backside wall with the help of uterine ligaments and with the help of suspensory ligaments and uterus with the help of uterine or utero-ovarian ligaments. ठीक है? तो pelvic wall से भी connected है और uterus से भी connected है with the help of ligaments. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Epithelium is enclosing the connective tissue present inside the ovary. That connective tissue present inside the ovary is called as ovarian stroma. ठीक है? The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and an inner medulla.
है ना. आई होप दैट इज वेरी क्लियर. पेरिफेरल कॉर्टेक्स में ऑल दी फॉलिकुलर growth etc were seen, and inside the medullary portion or the inner portion we are able to see the blood vessels, vascularity, and some of the stem cells are also present here. okay. फिर आते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब के ऊपर. देखिए बच्चों, यहाँ से अपन फैलोपियन ट्यूब देखेंगे. ठीक है. फैलोपियन ट्यूब देखने के पहले हम थोड़ा सा और भी पोर्शन समझते हैं एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जाके. क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया जरूर है इसके बारे में, पर ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाया बिकॉज डायग्राम्स नहीं दिए उन्होंने ठीक से. देयरफॉर मैं आप लोग के लिए डायग्राम्स लेके आई हूँ जिससे कि हमारा एनसीईआरटी का टेक्स्ट जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो माइंड में, है ना. तो ये डायग्राम देखते हैं. तो आपको तो एक्चुअली में एनसीईआरटी ऐसा डायग्राम बना के देती है, ऐसा, लेकिन ओरिजिनल डायग्राम ऐसा होता है बच्चों. ठीक है. तो बड़ी खतरनाक सी बात है ये तो कि हमें फूल बना दिए जाते हैं ये डायग्राम देख के. हम सोचते हैं कि ऐसे प्रेजेंट होगा, लेकिन जब रियल में आप डॉक्टर्स बनेंगे तो आपको रियलाइज होगा अरे ये जब मैंने इस इंसान को इंसिशन लगाया और जब ओपन करके देखा तो ना तो मुझे सेपरेटली ओवरीज दिख रही है, ना मुझे सेपरेटली फैलोपियन दिख रहा है ट्यूब, ना यूट्रस ठीक से नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब तो रैप्ड है, कवर्ड है एक शीट लाइक स्ट्रक्चर से. ठीक है. तो वो शीट लाइक स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं. तो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा. इधर ओवरी जो है बच्चों, ये दिख रहा है ओवरी, इसके ऊपर पूरे पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है और उसको बोलते हैं मेसोवेरियम. क्या बोलते हैं? मेसोवेरियम. मैं इसका डायग्राम एक और लेके आई हूँ. फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लिगामेंट भी ये यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है. क्या? यूट्रस को कवर कर रहा है पूरी तरीके से. इसे बोलते हैं मेसोमेट्रियम. और फैलोपियन ट्यूब के ऊपर भी लिगामेंट, ये मतलब ऐसे पूरा का पूरा शीट बना हुआ है चादर की तरह, इसको बोलते हैं मीजोसाल्पिंक्स. तीन नाम है. ठीक है. तो ओरिजिनली क्या है? दैट यूट्रस एंड ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी डेलिकेट एंड बॉडी नीड्स टू प्रोटेक्ट देम. उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बॉडी बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट, सराउंडेड विथ रेक्टम ऑन द बैक साइड एंड यूरिनरी ब्लैडर ऑन द फ्रंट साइड. बीच में दब गया है, ऐसा नहीं चलेगा कि वो प्रोटेक्टेड नहीं हो. इफ इट इज नॉट प्रोटेक्टेड, हाउ द हेल्थ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी टेकन केयर बाय द बॉडी. तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो बॉडी क्या करती है? इसके आसपास में एक डबल लेयर्ड शीथ बना देती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करे, और इसमें ब्लड वेसल सप्लाई जो है ये शीथ से अंदर से होते हुए जाते हैं. आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको लिगामेंट, इसके अंदर से ब्लड सप्लाई जाएगा. मैं एक डायग्राम और दिखा देती हूँ यार, इसलिए क्लैरिटी आ जाए, ताकि ये देखो. तो ये तुम्हारे को समझ में आएगा अभी कि अरे अच्छा ऐसा होता है. ये जो लिगामेंटल स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसके अंदर ब्लड वेसल्स जा रही है. देखो, इसके अंदर से होते हुए ब्लड वेसल्स यूट्रस के इनर मोस्ट लाइनिंग तक पहुंचेगी, है ना. तो दैट सिंपली मीन्स कि ब्लड वेसल्स डायरेक्टली ऐसे नहीं आती है, बल्कि इस पूरे लिगामेंट शीथ के अंदर आती हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट करके चल रहा है. ओके. तो क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं? तो मीजो ओवेरियम आपको समझ में आना चाहिए, ओवरी को सराउंड करने वाला लिगामेंट. ठीक है. देन मीजोमेट्रियम यूट्रस के लिए, और मीजोसाल्पिंक्स वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे फैलोपियन ट्यूब के लिए. अभी भी क्लियर नहीं, क्योंकि बहुत सारा हॉच पॉच है डायग्राम में. सबसे इजी डायग्राम दिखाऊंगी मैं इसलिए आप लोगों को. ये वाला, ये देखो, बहुत सिंपल से डायग्राम में लेके आई तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी रहे, है ना. ये ब्रॉड लिगामेंट किस किस चीज से बनता है? तो फैलोपियन ट्यूब को कवर करता है ब्रॉड लिगामेंट, तब बोलते हैं मीजोसाल्पिंक्स. ओवरी को कनेक्ट करता है तब बोलते हैं मीजोवेरियम, और यूट्रस को कनेक्ट करता है बोलते हैं मीजोमेट्रियम. ठीक है. तो ब्रॉड लिगामेंट इज अ प्रोटेक्टिव डबल मेम्ब्रेनस fold surrounding the female reproductive organs. When it surrounds and supports the fallopian tube, this broad ligament there is called as mesosalpinx. When it surrounds and protects the ovary, it is known as mesovarium. When it surrounds and protects the uterus, it is called as mesometrium. ठीक है. तो the three terminologies which we are now okay with, familiar with. ठीक है. और मैंने कहा ना ओवरी के पोस्टीरियर वॉल पे भी कनेक्शंस हैं, तो हम उसको जब मैंने डायग्राम में बनाया तो आप और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके लिए. ये ओवरी हो गया, ये देखो ये ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे. ये देखो ये सस्पेंसरी लिगामेंट है ओवरी का, है ना. और ये लिगामेंट कौन सा है जो कि उसको यूट्रस से कनेक्ट कर दे? ये लिगामेंट हो जाएगा उसका
यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। तो ये सारे डायग्रामेटिक क्लैरिटी से आपको एनसीईआरटी का टेक्स्ट बहुत सिंपल हो जाता है बच्चों। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। अब आ जाते हैं हम फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे ना, ये रहा। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में एनसीईआरटी क्या बता रही है हमें, बता रही है कि इसके डायमेंशंस क्या है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है फैलोपियन ट्यूब की, 10 to 12 ही है शायद, 10 to 12 या 10 to 15 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होता है। 10 to 12 याद रखा है मैंने, तो शायद 10 to 12 ही होगा। 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ of the fallopian tube is there, and fallopian tube have how many parts? 3 parts. One is infundibulum, which have fimbriae, finger-like projections responsible for catching the ovum from the ovary and sending it towards the uterus. ठीक है. Then there is an area called as ampulla. Ampulla is also known as site of fertilization. मतलब क्या होता है, स्पर्म यहाँ से आ रहा होता है, 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 यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक आता है, और इसके बाद में यहाँ पर, और यहाँ पर से ओवम आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है, यहाँ आता है, दोनों यहाँ पर मीट करते हैं, डेटिंग साइट, ठीक है। तो एम्पुला इज बेसिकली डेटिंग साइट वेयर दे आर गोइंग टू मीट, ठीक है। सो एम्पुला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर द जाइगोट फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, ओके। डेटिंग साइट बोलेंगे तो जरूर याद रहेगा। चलिए, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और ये सारी बातें हमारे को क्लियर है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट रीड करते हैं टू गेट अ मोर क्लियर वर्जन। तो फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एग सेल को कैरी करती है और ओवरी से लेके यूट्रस तक पहुंच जाती है। तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सरी डक्ट्स। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary, ठीक है, periphery of each ovary to the uterus, ऐसे करके, ठीक है। The part closer to the ovary, ovary के नजदीक वाला हिस्सा is called as infundibulum and it is a funnel shaped structure. What is the shape of funnel? This is the shape of funnel, right? So if the infundibulum is somewhat like this and catching the egg cell, so it is a funnel shaped structure. समझ आया? तो the funnel shaped structure is called as infundibulum, which is located close to the ovary and it will be responsible for catching the egg cell. The edges of the ovary, the edges of the infundibulum possess finger-like projections called as fimbriae, which help in collection of the ovum after ovulation. जैसे ही egg cell release होता है ovary से, वैसे ही उसे collect करने में help करती है. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct. ध्यान रखना, wider part of the oviduct is the site of dating, ठीक है। तो the wider part of oviduct called as ampulla. The last part of the oviduct is called as isthmus, which has a narrow lumen, कम जगह, कम space है उधर, and it joins to the uterus, ठीक है। तो the infundibulum will be joining the uterus. This is all, okay. Hopefully इतना समझ में आ गया है सभी लोगों को। चलिए, नाउ अब बात होती है यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ देख ही लिया है, फिर भी हम डायग्रामेटिकली वापस जाके देखेंगे ना, तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए हर चीज़। ये देखो, तो ये है यूट्रस पूरा, इतना एरिया, इतना एरिया है यूट्रस, है ना? अरे नहीं, इतना एरिया है यूट्रस, ठीक है। ये यूट्रस जो है ये सर्विक्स में इंटरनल ऑस से कनेक्शन बनाता है ना। यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हाईली वैस्कुलर है। वैस्कुलर का क्या मतलब होता है? ब्लड सप्लाई बहुत सारा आता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग तक, ठीक है। और पेरीमेट्रियम जो है ये एक थिन लेयर होती है, और मायोमेट्रियम काफी थिक लेयर होती है। काफी थिक क्यों होती होगी मायोमेट्रियम? क्योंकि मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है बहुत सारी स्मूथ मसल सेल्स, बहुत ही सारे स्मूथ मसल सेल्स मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करने में सक्षम है, ठीक है। तो ये है स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द मायोमेट्रियम पोर्शन। और इनर मोस्ट लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम, जिसको हम ये वाली बोलते हैं, ये हाईली वैस्कुलर है। इसमें ब्लड सप्लाई बहुत सारा जा रहा है यहाँ तक, बहुत ही सारा न्यूट्रिटिव बना रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम में। मतलब कि जो फीटस बनेगा वो एंडोमेट्रियम के अंदर बनेगा, मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई पहुंचाना पड़ेगा।
क्योंकि वहां पर एक fetus प्रेजेंट है इम्प्लांटेड, जिसको हमें कंटिन्यूसली नरिशमेंट न्यूट्रिशन देना है ह्यूमन बॉडी से, फीमेल बॉडी से, ठीक है। तो दिस इज ऑल। अच्छा, आउटर मोस्ट लेयर जो है पेरीमेट्रियम, ये वाली, ये एक थिन लेयर होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपको यूट्रस ऐसा नहीं लग रहा है शेप में जैसे कि एक इन्वर्टेड पियर प्रेजेंट हो, पियर ऐसा होता है ना, और इन्वर्टेड पियर कर दिया तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो यूट्रस इज एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। यूट्रस के लिए कुछ और टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि यूट्रस के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं अपन हिस्टेरा, साइंटिफिक टर्म यूट्रस के लिए हिस्टेरा होती है बच्चों। और यूट्रस को कोई सर्जिकली रिमूव करवा दे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल। तो हिस्टेरा वर्ड क्या हो गया? यूट्रस। यूट्रस को वोम्ब भी बोल सकते हैं, कब बोलेंगे लेकिन? जब बेबी ऑलरेडी इसमें इम्प्लांटेड है, मतलब कि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस को वोम्ब बोलना सही नहीं है, पर एक प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस को वोम्ब बोलना सही है, क्योंकि यूट्रस वोम्ब तब कहलाता है जब उसमें इम्प्लांटेड बेबी हो, ठीक है। तो हिस्टेरा हो गया। अब इसकी रीडिंग लगाओ एनसीईआरटी से, यहाँ से ये रहा, ओके। सो द यूटरस इज a single structure, single, and it's also called as womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall, है ना? मतलब यूट्रस जो है वो भी pelvic wall से अटैच है लिगामेंट्स की मदद से। तो आपने देखा ना ब्रॉड लिगामेंट आ रहा था, और वो ब्रॉड लिगामेंट का नाम क्या था? मेसोमेट्रियम, ठीक है। तो ये लिगामेंट जो यहाँ लिख दिया इन्होंने, मैंने कहा था एनसीईआरटी लिख देती है काफी कुछ, लेकिन उसको डिटेल नहीं बताती है। तो इस लिगामेंट का नाम क्या लिख देते हैं? मेसोमेट्रियम। ये एक डबल मेम्ब्रेनस फोल्ड है, मेसोमेट्रियम। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल व्हिच अलोंग विद द वेजाइना इज फॉर्मिंग द बर्थ कैनाल। ये बताती हूँ क्या है, यहाँ से देखो भी। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन इज पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स इज मायोमेट्रियम, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर इज एंडोमेट्रियम। ग्लैंडुलर मतलब कि कौन से ग्लैंड्स हैं यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और सीक्रेटरी, काफ़ी सारे सीक्रेटरी ग्लैंड्स हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को, और एग सेल को भी करते हैं, सॉरी जाइगोट को भी करते हैं। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस। ये भी अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझेंगे, ये वाले पॉइंट यहाँ नहीं समझा रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी, ओके। फिर आ गए अपन यहाँ पर द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब अभी हमने सर्विक्स पढ़ लिया है, वेजाइनल कैनाल पढ़ लिया है, सब पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया है। ये वाला, ये देखिए इस डायग्राम में इम्प्लांटेशन मान लो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो बेबी यहाँ पर कहीं पे है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस इमेजिन। अच्छा मैंने आधा ही बनाया है, एक्चुअली में पूरा है, इन्होंने सिर्फ हाफ पोर्शन दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेबी फॉर एग्जांपल, तो सर्विक्स से होते हुए और वेजाइना से होते हुए ही बेबी बाहर आएगा, राइट। तो इसीलिए सर्विक्स एंड वेजाइना को कलेक्टिवली मिलाकर बोला जाता है बर्थ कैनाल, ओके। तो सर्विक्स एंड वेजाइना आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, बहुत सारी, इसके बाद में, राइट। सो वी विल बी राइटिंग सम नोट्स रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो हम सबसे पहले देख रहे थे ओवरी, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। ओवरी 1 पेयर होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। इसके अलावा ओवरी आमंड शेप होती है, एंड ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है ना। ovaries are connected with pelvic wall by suspensory ligament and are connected to uterus
बाय यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। देन इसके अलावा ओवरी में हमने और कुछ भी नहीं देखा था, हाँ देखा था। ओवरी कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम enclosing ovarian stroma, और स्ट्रोमा क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। ओवेरियन स्ट्रोमा हैव क्या होता है ओवेरियन स्ट्रोमा के पास में? आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स in which follicles are seen and inner medulla rich in blood supply, ठीक है, and also have some stem cells। ये हुई सारी बातें ओवरी के बारे में, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे एक्सरी डक्ट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक्सरी डक्ट पढ़ रहे थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या किया मैंने? हाँ, मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि व्हाट आई हैव रिटन देयर। 2 to 4 सेंटीमीटर होता है ना बच्चों, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, इसके बाद में आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक्सरी डक्ट इसमें सबसे पहले आती है फैलोपियन ट्यूब। वन पेयर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, कंटेन्स infundibulum, funnel like structure located near ovaries. It contains finger like projections called as fimbriae, which catches ovum released during ovulation. Ovulation, ठीक है। तो ये हुआ फैलोपियन ट्यूब। फिर इसके बाद में इनफंडिबुलम हो गया। नेक्स्ट आता है एम्प्यूला, वाइड एरिया फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि नीट में आती है और एनसीईआरटी में अब ऐड हुई है। पहले एम्पुलरी इस्तेमास जंक्शन में फर्टिलाइजेशन का साइट बताया जाता था, अब नहीं है ऐसा, लेकिन ठीक है। एम्पुला हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है एम्पुला के बारे में इतना ही। इस्तेमास नैरो ल्यूमेंट बट लॉन्गेस्ट part of fallopian tube,
कनेक्ट टू यूटेराइन कैविटी। ठीक है, मतलब एक तरीके से साइट ऑफ अटैचमेंट है ये, यूटेराइन कैविटी में कनेक्ट होता है और ओवरी को यूट्रस से ये इस्तेमास डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो ये हमने लिखा फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फिर थर्ड अपन लिखते हैं, नहीं सेकेंड हम लिखते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप का है ये स्ट्रक्चर में, पियर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज वोम्ब। इसके अलावा इट कंटेन्स यूटेराइन, नहीं सॉरी हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं वॉल ऑफ यूट्रस इज मेड ऑफ 3 layers, outer thin perimetrium, प्रोटेक्टिव है ये, मिडिल थिक मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है ये, इनर थिन लेयर एंडोमेट्रियम। और ऐसे भी पूछते हैं कि एंडोमेट्रियम किसकी बनी हुई है, तो हमें बताना है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है ये, ठीक है। और नेचर में कैसी है, ग्लैंड्यूलर है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि सिक्रेशंस देते हैं, न्यूट्रिटिव सिक्रेशंस, और इम्प्लांटेशन भी एंडोमेट्रियम में ही होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन occurs here in the endometrial lining, ठीक है। और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम शेड्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये क्या चीज़ लिखी है अपन ने, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो आई होप सब कुछ नज़र आ रहा है, आ रहा है। यूट्रस हो गया। फिर यूट्रस की कनेक्शन हमने किसके साथ देखी, सर्विक्स और वजाइना के साथ देखी ना। सो यूट्रस इज कनेक्टेड टू अ थिन और वी कैन से अ स्मॉलर एरिया, ठीक है, पर थिन बोलना ज़्यादा बेहतर है, अ थिन सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स के बारे में लिखते हैं अपन अब, सर्विक्स इज अ नैरो पोर्शन विच contains cervical canal cervical canal is connected to uterus या uterine cavity, ठीक है। opening is guarded by a sphincter, एक स्फिंक्टर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड कर रहा है, called as internal os, then cervical canal is connected to vaginal canal और यहाँ पर भी ओपनिंग गार्ड होती है,
opening is guarded by a sphincter called as internal os. Oh, external os. ठीक है, तो ये हुई बात सर्विक्स के बारे में। फिर लास्ट आता है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सरी डक्ट्स में वेजाइनल कैनाल। ठीक है, तो लास्ट इज वेजाइना। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉप्यूलेटरी कैनाल। इसको बोलते हैं कॉप्यूलेटरी कैनाल since insemination occurs here, क्योंकि सीमेन का ट्रांसफर यहीं पे होता है, इसलिए कॉप्यूलेटरी कैनाल भी बोलते हैं वेजाइना को। एंड वेजाइनल कैनाल इज ए ग्लैंड्यूलर, मतलब कि डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड्स। यहाँ पर कोई भी ग्लैंड नहीं होते बच्चों, कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड्स। इसीलिए तो वेजाइनल कैनाल रफ और नॉन ग्लैंड्यूलर होती है, या ए ग्लैंडुलर होती है, एब्सेंट होते हैं यहाँ पर कोई भी प्रकार के ग्लैंड्स, एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट। तो इसके कारण से वुल्वा एरिया में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपनी म्यूकस सिक्रेशन को वेजाइनल कैविटी में भेजते हैं ताकि वेजाइना लुब्रिकेटेड हो सके एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है, वेजाइनल कैनाल डज नॉट हैव एनी ग्लैंड्स इनसाइड इट। ओके, एंड वेजाइनल वॉल ऑन द इनर साइड contains fold called as ट्रांसवर्स रुगे। बच्चों रुगे टर्म स्टमक पढ़ते हैं तब भी आता है, और रुगे टर्म यहाँ पर भी आता है क्योंकि जब भी म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, म्यूकोसा लेयर मतलब थिन लेयर फोल्ड होती है अगर, तो हम बोलते हैं उसको रुगे। तो यहाँ पर भी फोल्ड्स प्रेजेंट है तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे रुगे। ठीक है, अच्छा अब ये सब खत्म हुआ। अब सर्विक्स और वेजाइना को साथ में मिला के क्या बोलते हैं ये देखते हैं। तो सर्विक्स प्लस वेजाइना आर टुगेदर कॉल्ड एज बर्थ कैनाल, क्योंकि जब बर्थ ऑफ बेबी होगा तो बर्थ ऑफ बेबी में सर्विक्स से और वेजाइना दोनों से होते हुए बेबी को बाहर आना पड़ेगा। सो सर्विक्स एंड वेजाइना टुगेदर कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। ठीक है, तो काफ़ी सारे नोट्स बनवा रही है मैंने आप लोगों को। ओके, अगर आप लोगों को नोट्स नहीं चाहिए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अपन सिर्फ डायरेक्टली एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ेंगे और नोट्स मैं आप लोगों को अपलोडेड दे दूंगी इन द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन वाले या फिर पीडीएफ, जो भी हो सकता है। ओके, सो द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, ये सब अपन ने नहीं करना था क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इसे। नाउ नेक्स्ट इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम मैं लेके भी आई हूँ और अपन बना के भी देखेंगे, दोनों बातें सही रहेगी। ठीक है, तो यह है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ही हम लोग बोलते हैं वुल्वा। ठीक है, और वुल्वा के अंदर ही ओपनिंग होती है वेजाइनल डक्ट की। तो आप देखिए ये जो वेजाइना अपन ने बनाया था ना अभी, इनर फोल्डेड वॉल वाला, ये वेजाइना की ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस ये है, और ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वुल्वा। ठीक है, और वुल्वा इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे कि मेल में पीनिस है, फीमेल में वेजाइना नहीं है, वुल्वा है। ओके, आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मैक्सिमम टाइम और बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल में वेजाइना। नो, दैट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। वेजाइना इज अ पार्ट ऑफ एक्सरी डक्ट। वो कैसे हो सकता है? सो इट शुड बी एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन द केस ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एज वुल्वा, नॉट वेजाइना। ओके, अब ये वेजाइना जो है इसके जस्ट ऊपर की साइड देखें तो यूरेथ्रा की ओपनिंग भी दिख रही है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये यूरेथ्रा की ओपनिंग और वेजाइना की जो ओपनिंग है दोनों ये एक इस एरिया में दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसे क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल एरिया। यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। फिर आता है इधर आपको लेबिया माइनोरा नाम के एक फोल्ड्स नजर आएंगे जो कि पिंकिश इन कलर है,
म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होने के कारण से पिंक है वो, और उसके ऊपर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहां पर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। फिर बाहर की तरफ पर स्किन के फोल्ड्स नजर आते हैं और इन्हें बोलते हैं हम लोग लेविया मेजोरा, और ऊपर की साइड पर आपको दिखता है हेयरी स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसके डायग्राम को बनाएं कैसे, ठीक है, तो इसको डायग्राम को बनाना तो बहुत ज्यादा इजी चीज है। देखिए सबसे पहले बनाओ ऐसे करके वेस्टिब्यूल बना दो, ठीक है, फिर बनाओ यूरेथ्रल ओपनिंग और बना दो वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओरिफिस, वेजाइनल ओपनिंग यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है बच्चों। वेजाइना की जो ओपनिंग है कई बार पार्शियली मेम्ब्रेन कवर्ड भी हो सकती है, तो ये पार्शियल मेम्ब्रेन जो है जो कि वेजाइनल ओरिफिस में प्रेजेंट है, हाफ कवर करती हुई उसको बोलते हैं हाइमन, और हाइमन की प्रेजेंस फीमेल्स में बचपन में देखने को मिलती है, कई बार बड़े होने के बाद तक भी ये खराब मतलब ये रप्चर नहीं होता, ठीक है। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्योंकि पीनस की एंट्री वेजाइनल कैनॉल में होगी तो जब होगी तब ये हाइमन रप्चर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले में कई लोग ऐसा ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस में ऐसा मान लेते थे कि ये जो है हाइमन दिस इज इंडिकेटिव ऑफ दैट वेदर द फीमेल इज अ वर्जिन फीमेल और नॉट, बट nowadays we cannot say that this is scientifically proven fact, ठीक है, दिस इज नॉट अ करेक्ट फैक्ट वी कैन से, क्योंकि जब भी फीमेल्स कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी कर रही है, रनिंग, जॉगिंग, हॉर्स राइडिंग, व्हाटएवर, ओके, तो उन किसी भी सिचुएशंस में इवन बाय जस्ट अ सडन जॉल्ट गिर भी जाए, तो स्कूटी से गिर गई तो भी ये रप्चर हो सकता है हाइमन। सो दिस हाइमन्स प्रेजेंस इज नॉट एन इंडिकेटिव ऑफ दैट वेदर अ फीमेल इज वर्जिन और नॉट, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर अपन ने बनाया, वेस्टिब्यूल बनाया, ये इसके जस्ट सराउंड करता हुआ होता है लेबिया माइनोरा जो कि नीचे साइड पे फोल्ड होता है ऐसा, ओके, और ऊपर की साइड पर इसमें प्रेजेंट होता है हुड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक। फिर प्रेजेंट होते हैं यहां पर स्किन फोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और यहां पर एनस की प्रेजेंस होती है, ओके। लेबिया मेजोरा के ऊपर की साइड पर प्रेजेंट होता है मॉन्स प्यूबिस, और मॉन्स प्यूबिस एक फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर जहां पर हेयर्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो हेयर्स की प्रेजेंस सिर्फ यहां पर देखने को मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है, लेबिया मेजोरा पे भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो हेयर कैन बी प्रेजेंट इन द लेबिया मेजोरा ऑल्सो प्रेजेंट इन द मॉन्स प्यूबिस एरिया, इट कैन बी प्रेजेंट बोथ वेज, ठीक है। चलिए, सो दिस इज डन। इस डायग्राम को फटाफट से लेबल करके फिर पढ़ लेते हैं। ये है वेस्टिब्यूल, ठीक है, ये है यूरेथ्रल ओरिफिस, ये है वेजाइनल ओरिफिस, ये है हाइमन, a partial membrane covering vaginal orifice, ठीक है, may or may not be present। देन इसके बाद में आता है लेबिया माइनोरा, then this is a clitoris hood like structure where erectile tissue is present and it is highly sensitive, ठीक है। so clitoris is said to be as highly sensitive and this clitoral area contains erectile bodies just like penis had, तो penis के पास में erectile tissues थे और clitoris के पास में भी erectile tissues है responsible for sexual pleasure we can say। then यहाँ पर आता है आपका mons pubis, ठीक है, जो कि फैट रिच एरिया है और इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे जेनाइटल हेयर्स, और ये है एनस, और ये कहलाता है फोल्ड को बोलते हैं फोर्शे, हालांकि आपके किसी काम का नहीं अभी है, नीट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो फोर्शे वर्ड पढ़ाया करते थे पहले, ओके। सो दिस इज ऑल। तो ये हो गया आपका लास्ट पैराग्राफ पे अपन ऑलमोस्ट आ गए हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको नोट्स नहीं बनवा रही बच्चों, इसको सिर्फ तुम लोग डायरेक्टली पढ़ लेना,
डायग्राम में लिखना. Includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. ठीक है. Labia majora are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening. पूरा surround कर रहे हैं. Then labia minora are paired fold of tissue under the labia majora, जो कि inner side पे हैं. There mucous membrane folds. ये mucous membrane फोल्ड है, स्किन फोल्ड नहीं है ये, है ना. और मेजोरा जो है ये स्किन फोल्ड है. Opening of the vagina is often covered partially by a membrane called as hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora. ये क्वेश्चन में आता है कि किसके जंक्शन पॉइंट पर प्रेजेंट है ये. तो ये देखिए, ये लेबिया माइनोरा के जंक्शन पॉइंट पर प्रेजेंट है ना. ये रहा, ये है लेबिया माइनोरा के जंक्शन पॉइंट पे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. और अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग है. द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स. ऐसा बोलते हैं कि ऑफन जनरली इसका रप्चर या टॉर्न जो है ये फर्स्ट इंटरकोर्स में होता है. पर हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन. टैम्पॉन क्या होता है? टैम्पॉन्स आर द डिवाइसेस यूज्ड टू अब्सॉर्ब द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. ठीक है. तो रिप्लेसमेंट में जैसे कि कई सारे फीमेल्स जो यूज करते हैं मेंस्ट्रुएशन के समय पर पैड्स इस्तेमाल करते हैं. कई सारे फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन के फ्लूइड को रोकने के लिए, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए टैम्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा. इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस. मतलब कई सारे फीमेल्स ऐसे हैं जिनमें कि कोइटस के बाद में भी हाइमेन की प्रेजेंस है, रप्चर ही नहीं हुआ. इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. ठीक है. ये पढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं वेयर देयर आर सो मच ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी पीपल स्टिल स्टेइंग हियर. ठीक है. सो वी नीड टू इरेडिकेट दिस थिंग, है ना. दिस इज लाइक approving of like whether a female is virgin or not, it's not required, right? But still NCERT ये सब प्रमोट करती है. I don't like it. Okay. अब फंक्शनल मैमरी ग्लैंड. अब हम आते हैं लास्ट पोर्शन पे जो कि प्रेजेंट है हमारे पढ़ने वाले पोर्शन में. देखो इसमें यहाँ से पढ़ेंगे ना, इधर से. तो मैमरी ग्लैंड पे आ गए. मैमरी ग्लैंड्स एक्सरी ग्लैंड्स है लास्ट वाले. इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखने मिलता है हमें यहाँ पर काफ़ी सारे. मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तुमसे वैसे समझ लो. पहले तो कहाँ पर लोकेटेड है? तो थोरैसिक केज में लोकेटेड है. आई हैव प्रोबेबली टेकन सम अदर डायग्राम ऑल्सो इफ आई हैव नॉट टेकन. देखिए, तो ये फीमेल की बॉडी में थोरैसिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं मैमरी ग्लैंड्स. ठीक है. इन मैमरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर को जब हम साइड व्यू ले रहे हैं और सेक्शनल व्यू ले रहे हैं तो ये हमें ऐसा नजर आ रहा है. इस सेक्शनल व्यू की डायग्राम को जब हम समझते हैं तो क्योंकि ये थोरैसिक एरिया में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पर रिब केज भी आएगा, पेक्टोरलिस मसल्स भी आएंगी. ठीक है. और उसके बाद में फिर मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा. ठीक है. तो ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? पहले तो रिब केज दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है पेक्टोरलिस मसल्स जो कि थोरैसिक मसल्स है, उसके बाद में दिख रहा है मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर. तो मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में आउटर से चालू करते हैं. तो ये स्किन हो गया, ये स्किन हो गया पूरा. स्किन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे मैमरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. ठीक है. इसके डायग्राम को जब हम बनाने की ट्राई करते हैं, सो इट विल बी ओके इफ आई मेक इट. डोंट ड्रॉ अलॉन्ग विथ मी, थोड़ा रुक के ड्रॉ किया करो सब लोग. मैमरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से मैमरी लोब्स. नंबर कितना होता है इनका? 15 से 20. ठीक है. हर मैमरी लोब में प्रेजेंट होते हैं कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको बोला जाता है एल्व्यूलाई. ऐसे बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं.
ठीक है बच्चों, इस तरीके से देर आर सो मेनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई विच आर द सीक्रेटरी पार्ट, ये मिल्क सीक्रेट करने वाले हैं, ठीक है। ये एल्वियोलाई, इसके स्मॉलर डक्ट्स जो आते हैं इनको हम बोलते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स। ऐसे बहुत सारे मैमरी ट्यूब्यूल्स आते हैं, इन मैमरी ट्यूब्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मैमरी डक्ट्स। ओके, इन मैमरी ट्यूब्यूल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं मैमरी डक्ट्स, ये मैमरी डक्ट्स हैं। फिर मैमरी डक्ट्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं मैमरी एम्प्यूला, जो कि थोड़ी देर के लिए मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। फिर मैमरी एम्प्यूला से निकलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स, एंड लैक्टिफेरस डक्ट्स आर नथिंग बट दे आर गोइंग टू कंबाइन टू मेक निपल, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, पूरा बना लिया है, इसको वापस से इरेज करूंगी मैं। यहाँ से हमको लेना चाहिए है कुछ कुछ ऐसा करके। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैमरी ग्लैंड। अच्छा, अब ये जो मैमरी लोब्स अपन ने बनाए ना 15 से 20 होते हैं, इनके आसपास में काफ़ी सारा फैट प्रेजेंट होता है, तो फैट के लिए ऐसे क्लाउड बना देती है एनसीईआरटी। ये फैट प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे करके, जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैमरी ग्लैंड के अंदर तो डेलिकेट डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट है ना, तो उन डक्ट्स को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे फैट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो फैट प्रेजेंट इनसाइड द मैमरी ग्लैंड इज अ गुड इंडिकेटिव, ओके, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो क्या क्या इसकी लेबलिंग करेंगे, सो लेट्स लेबल इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल कॉमन कलर ग्रीन। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिब केज एंड देयर शुड बी द मसल्स इन बिटवीन द रिब्स ऑल्सो, पर इट्स नॉट नीडेड, पर फिर भी मैं बना देती हूँ। देखो ये इंटरकोस्टल मसल्स, इसको आप चाहे तो बनाए, नहीं तो कोई बात नहीं। देन हमारे पास में आता है अंदर पेक्टोरलिस मसल्स, देन आते हैं मैमरी लोब्स, देन आते हैं एल्वियोलाई, देन आते हैं मैमरी डक्ट, नहीं, देन आते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स। अभी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये पतले वाले हिस्से इनको बोलते हैं, ठीक है। तो मैमरी ट्यूब्यूल्स, ओके, देन इसके बाद में आते हैं मैमरी डक्ट, then there will be mammary ampulla, and then there will be lactiferous duct. Lactiferous duct combines to form nipple, ठीक है। So this structure is a combination of so many mammary ducts, 14 to 16 आती हैं approximately। और इसके अलावा हमें और कुछ भी देखना चाहिए। इधर स्किन लिखा नहीं, मैंने स्किन लिख देती हूँ, ये स्किन है, ठीक है, और इधर फैट है बहुत सारा, ये फैट। डन, दिस इज ऑल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैमरी ग्लैंड, ओके। सो अभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि फ्लो ऑफ मिल्क क्या होगा, तो बनता कहाँ से, ऐसे करके। सो कभी कभार ऐसे बोल देते हैं मैमरी, यू नो, लोब्यूल से, फिर जाता है मैमरी ट्यूब्यूल, फिर जाता है मैमरी डक्ट, फिर जाता है मैमरी एम्प्यूला। और मैमरी एम्प्यूला में क्योंकि मिल्क स्टोर हो सकता है थोड़ी देर के लिए, तो इसको लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं, मिल्क स्टोरिंग एरिया, लैक्टिफेरस साइनस। फिर जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर जाता है आउट। यह है फ्लो ऑफ मिल्क, ठीक है बच्चों। सो बाय दिस मैमरी ग्लैंड इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इसको एक बार रीड करते हैं, लास्ट है हमारा ये पोर्शन, फिर क्लास ओवर हो गई है। अब फंक्शनल मैमरी ग्लैंड, फंक्शनल मतलब
मेल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ना, पर उसमें फंक्शनल नहीं है. फीमेल्स के मैमरी ग्लैंड फंक्शनल है क्योंकि फीमेल्स विल बी नर्चरिंग अ बेबी इन द लाइफ टाइम, राइट? Not always, but yes, in most of the cases, a functional mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structures, breast बोलते हैं इसे, that contain glandular tissue and variable amount of fat. Fat का amount variable हो सकता है, ठीक है? Some people may have more fat, some people may have lesser fat in their breast. The glandular tissue of each breast are divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called as alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities lumen of the alveoli. ठीक है, थोड़ी देर के लिए lumen of alveoli में स्टोर रहेगा. The alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. Several mammary duct joins to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which the milk is sucked out. This is all. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि mammary glands जो है इसमें द मैमरी ग्लैंड्स निपल के सराउंडिंग स्किन जो है, द स्किन सराउंडिंग द निपल, मतलब ये निपल एरिया हो गया, इसको सराउंड करने वाली जो स्किन है, ये हिस्सा हो गया और ये हिस्सा हो गया, इस स्किन का कलर डार्क शेड का होगा, ठीक है? और इट कुड बी ब्राउन इन कलर, वेरिएबल, ठीक है? लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इट कुड बी डिफरेंट शेड्स बट इट इज डार्कर कलर्ड. और यहाँ पर होते हैं कई सारे ऑयल ग्लैंड्स एरियोला में, ठीक है, जो कि इस निपल को मतलब इस निपल को के आसपास में ऑयल की एक लेयर बना देंगे ताकि ये ड्राई आउट नहीं हो. ओके, सो ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एरियोला. एरियोला इज अ डार्कर कलर एरिया सराउंडिंग द निपल. ओके, so this is all about this portion of female reproductive tract which is given in the NCERT and we have studied it completely. I have tried to make majority portion notes. If you all want me to give you all हैंड रिटन नोट्स प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. और इसके बाद में ये वीडियो पढ़ लो अच्छे से, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बायोलॉजी वन शॉट. थैंक यू सो मच.